विद्यार्थियों नमस्कार। मैं जुड़ा हुआ हूं आपके साथ आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म जिसका नाम है केमिस्ट्री बाय डी शर्मा और मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम पढ़ने वाले मल्टी डिसिप्लिनरी केमिस्ट्री का पेपर जिसका नाम है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, दैनिक जीवन में रसायन शास्त्र बीएससी प्रथम वर्ष का पेपर है। एमडीसी केमिस्ट्री का पेपर है। यूनिट फर्स्ट प्राचीन रसायन शास्त्र का लास्ट वीडियो लेक्चर यानी पहली यूनिट का आखिरी वीडियो लेक्चर ये हम इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। तो विद्यार्थियों, यदि आप इसका पीडीएफ नोट्स के जरिए अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं, जो हम यहां पर अभी तक 10 वीडियो लेक्चर इस पूरे यूनिट के हम लोगों ने डिस्कस किए, पूरे पढ़े हैं, अलग अलग पार्ट के माध्यम से पढ़े, तो आपका मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका नाम है स्पीड लर्न। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मैंने आपको दे रखी है, वहां पर आप जाइए, लिंक पर क्लिक कीजिए, आपके मोबाइल में एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए, ठीक है, और मात्र 51 रुपए में इन नोट्स को आप परचेस करके अपनी पढ़ाई को कर सकते हैं। तो मैं देर ना करते हुए आपको ले चलता हूं प्राचीन काल में रेशे, कपड़ा और रंगाई का रसायन शास्त्र। प्राचीन काल में रेशे, कपड़ा और रंगाई का रसायन शास्त्र, द केमिस्ट्री ऑफ फाइबर्स, टेक्सटाइल्स एंड डाइनिंग्स इन एंसेंट साइंस। प्राचीन काल में रेशे, कपड़ा और रंगाई का रसायन शास्त्र काफी विकसित था, भले ही उस समय रसायन विज्ञान की आधुनिक समझ नहीं थी। विभिन्न सभ्यताओं ने कपड़े तैयार करने और उन्हें रंगने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया। यह कला न केवल सौंदर्य और उपयोगिता के लिहाज से महत्वपूर्ण थी, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण रही है। रेशे लंबे, पतले और लचीले धागे होते हैं जिनका उपयोग विभिन्न प्रकार की सामग्री बनाने के लिए किया जाता है, जैसे कपड़ा, रस्सी और अन्य औद्योगिक उत्पाद। बात करते रासायनिक श्रेणी के आधार पर रेशों का वर्गीकरण, तो 3 रासायनिक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। सबसे बात करते क्लासिफिकेशन ऑफ द फाइबर्स ऑन द बेसिस ऑफ केमिस्ट्री कैटेगरी। पहला आता है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज एक प्राकृतिक पॉलीमर है जो पौधे की कोशिकाओं भित्ति का मुख्य घटक है। सेल्यूलोज के रेशे जैसे कि कपास और सन नमी सोखने वाले, सांस लेने योग्य और बायोडिग्रेडेबल होते हैं। सेल्यूलोज की रासायनिक संरचना में हाइड्रोक्सिल समूह की उपस्थिति के कारण यह पानी के अणुओं को आकर्षित करता है और धारण कर सकता है, जिससे यह अत्यधिक शोषक बन जाता है। उसके बाद आता है प्रोटीन। प्रोटीन जटिल जैविक अणु होते हैं जो अमीनो एसिड से बने होते हैं। प्रोटीन रेशे जैसे कि ऊन और रेशम गर्म नमी सोखने वाले और लचीले होते हैं। प्रोटीन अणुओं में पेप्टाइड बंध होते हैं जो उन्हें लचीलापन और ताकत प्रदान करते हैं। उसके बाद आता है सिंथेटिक पॉलीमर। सिंथेटिक पॉलीमर मानव निर्मित होते हैं और इन्हें विभिन्न रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा बनाया जाता है, तैयार किया। सिंथेटिक रेशे जैसे कि नायलॉन और पॉलिएस्टर मजबूत, टिकाऊ होते हैं, रासायनिक रूप से ये प्रतिरोध भी करते हैं। कपड़ा रेशों का इतिहास हजारों साल पुराना है, कोई आज का नहीं, कितना हजारों वर्ष पुराना इसका इतिहास रहा है। आगे देखें यदि हम इसके बारे में, तो इसकी तुलना मानव निर्मित रेशा उद्योग की शुरुआत 1910 में रेयान के पहले व्यावसायिक उत्पादन से हुई है। 1950 से 1960 के दशक में मानव निर्मित रेशों के उद्योग में तकनीकी का और व्यापक विस्तार हुआ है और तकनीकी आज भी जारी है। माइक्रोफाइबर जो बेहतरीन रेशम से भी महीन रेशे होते हैं, फाइबर्स होते हैं, 1989 में विकसित किए गए और लियोसेल 1993 में विकसित किया गया। आज पॉलिस्टर सहित कई मानव निर्मित रेशों से सुंदर कपड़े बनाए जा सके, जिनका उपयोग प्रमुख डिजाइनर कर रहे हैं। प्राकृतिक रेशे की बात करें, स्थापित फाइबर, पृष्ठभूमि और निर्माण तिथि 5000 ईसा पूर्व, सन। इसे सामान्यतः सबसे पुराना प्राकृतिक कपड़ा माना जाता है। किसको? फाइबर को, सन को। किसको? सन को, ध्यान रखना, सन को। मिस्र की फराओं के दफन के लिए बढ़िया लिनन का इस्तेमाल कफन के रूप में किया जाता था। सबसे बड़ा उत्पादक सोवियत संघ, अन्य बड़े उत्पादक में पोलैंड, जर्मनी, बेल्जियम और फ्रांस शामिल है। सबसे बड़ा निर्यातक है उत्तर आयरलैंड और बेल्जियम। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? सन की, जिसकी 5000 ईसा पूर्व से इसकी खोज हो चुकी है। अब 3000 ईसा पूर्व की बात करें, जो कपास मार्केट में आया था, इसका सबसे पहले प्रयोग 3000 ईसा पूर्व से 5000 ईसा पूर्व के बीच में अनुमानित है। 2500 ईसा पूर्व से पहले मिस्रवासियों द्वारा पहना जाता था। 1793 में एली वेटनी द्वारा कपास की मशीन के आविष्कार ने कपास के प्रसंस्करण में क्रांति लाकर रख दी। 1884 में पावर लूम के विकास में से सूती कपड़ों में महत्वपूर्ण सुधार और विविधताएं आई। प्रमुख उत्पादक देश संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, चीन और भारत। पट्टा उत्पादक देशों में पाकिस्तान, ब्राजील, तुर्की, मिस्र, मैक्सिको, ईरान और सूडान भी शामिल है। उसके बाद आता है
3000 ईसा पूर्व में ऊन की डिस्कवरी हुई। उत्तर पाषाण युग के लोगों द्वारा उपयोग किया जाता था किसको? ऊन को। भेड़ों की 40 विभिन्न नस्लें जो विभिन्न ग्रेडों के लगभग 200 प्रकार के ऊन का उत्पादन करती थी। प्रमुख उत्पादक में शामिल है ऑस्ट्रिया, न्यूजीलैंड, सोवियत राज्य, चीन, दक्षिण अफ्रीका और अर्जेंटीना। उसके बाद आता है 2600 ईसा पूर्व में रेशम की डिस्कवरी हुई। ऐसा माना जाता है कि इसकी खोज एक चीनी राजकुमारी ने की थी। रेशम जो सतत तंतुओं को एक साथ जोड़कर बनाया जाता है और रेशम कीट का कोकुन बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। रेशम संस्कृति की शुरुआत 1725 ईसा पूर्व में हुई, जिसे चीन के सम्राट की पत्नी ने प्रायोजित किया था। खेती और कपड़ा निर्माण के रहस्यों को चीनियों ने लगभग 3000 वर्ष तक गुप्त रखा था। एक कहानी है कि दो भिक्षुओं ने शहतूत के पेड़ के बीज और रेशम के कीड़ों के अंडों को अपनी छड़ियों में छिपाकर चीन से बाहर तस्करी की थी। भारत को रेशम संस्कृति के बारे में तब पता चला जब एक चीनी राजकुमारी ने एक भारतीय राजकुमार से विवाह किया था। रेशम का प्रमुख उत्पादक और निर्यातक देश वर्तमान में जापान है। कपड़े रंगने के पीछे का इतिहास क्या है? प्राचीन मिस्र से लेकर आधुनिक युग तक 4000 से भी ज्यादा वर्षों से मानव जाति प्राकृतिक और कृत्रिम रंगों का इस्तेमाल करती आई है और कपड़ों को चमकाता आई है। सदियों से रंगों का इस्तेमाल कपड़ों के व्यक्तित्व जोड़ने के लिए, लिंग, हैसियत और निष्ठा को दर्शाने के लिए भी किया जाता है। इसकी शुरुआत प्राकृतिक, खनिज और पादप रंगों से हुई थी, लेकिन कृत्रिम रंगों की खोज के साथ रंगों के ढेर सारे विकल्प सामने आए। पुरातत्वविदों ने, जिन्होंने सबसे प्राचीन रंगीन कपड़े और महत्वपूर्ण प्राचीन पांडुलिपियों का अध्ययन किया, निष्कर्ष निकला है कि प्राकृतिक रंग 3 प्रकार के होते हैं: वनस्पति रंग, पादप रंग, खनिज रंग और कीट या पशु रंग। ठीक है, तो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला वनस्पति रंग, पादप रंग, खनिज रंग और कीट या पशु रंग। सबसे बात करते हैं वेजिटेबल डाइज। वनस्पति रंग पेड़ों और पौधों की पत्तियों, छालों या जड़ों से बनाए जाते हैं। प्राचीन काल में इनका सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता था क्योंकि इन्हें ढूंढना और बनाना सबसे आसान था। लाल रंग के लिए मजीटा, पीले रंग के लिए केसर और कुसुम, और नीले व बैंगनी रंग के लिए नील सबसे आम रंग था। नील से रंगी वस्तुओं को विलासितापूर्ण मानी जाती थी क्योंकि आसानी से मिल जाती थी। उत्तरी अमेरिका में मूलतः निवासियों के लिए लाइकेन प्राकृतिक रंग का एक महत्वपूर्ण स्रोत थे क्योंकि वे लाइकेन को पानी में उबालकर पीला रंग बनाते थे। इसके बाद सेकंड नंबर पर हम बात करते हैं यहां पर किसकी? पशु रंगों की। किसकी? एक अन्य प्रकार के प्राकृतिक रंग जानवर से प्राप्त होते जैसे कीड़े, लाइकेन और शंख। प्राचीन काल में इस्तेमाल किए जाने वाले सबसे प्रसिद्ध कीड़े केमर्स और कोचिनिल है, जो तदनुसार लाल और गहरा लाल रंग उत्पन्न करते थे। इनके निकाले गए लाल रंग इतने प्रसिद्ध थे कि आज भी हम इन रंगों को वर्णित करने के लिए उन्हीं नामों का उपयोग करते हैं। इसके बाद आता है खनिज रंग। खनिज रंग पृथ्वी की सतह और खदानों में पाए जाने वाले खनिजों से प्राप्त होते हैं। लाल रंग के लिए हिमेटाइट, पीले रंग के लिए लेमोनाइट और नीले रंग के लिए लाजुराइट का उपयोग कपड़ों के लिए आवश्यक रंग प्रदान करने के लिए किया जाता था। चट्टानों की सतह को खुरचकर एक पाउडर बनाया जाता था जिसे पानी या तेलों में घोलकर इस्तेमाल के लिए तैयार किया जाता था। आगे बात करें तो चूंकि ये अकार्बनिक प्राकृतिक थे और पौधों या जानवरों के रंगों की तरह समय के साथ खराब नहीं होते थे, इसलिए अगर इन्हें आश्रय दिया जाए तो ये वर्षों तक जीवित रह सकते थे। तो विद्यार्थियों, ये हम बात कर रहे थे यहां पर किसकी? रंगों के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो ये हमारा पार्ट है प्राचीन काल में रेशे, कपड़े और रंगाई का रसायन शास्त्र। तो आई होप ये पूरी यूनिट आप लोगों को समझ में आई होगी। पूरी यूनिट के जितने भी 9 वीडियो लेक्चर है, इन टोटल पार्ट 10 है, 9 वीडियो लेक्चर हमने बनाए और ये पूरी प्लेलिस्ट में आप लोगों ने देखे होंगे, पढ़े होंगे, समझे होंगे। वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, आपके क्लासमेट तक वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी के साथ मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपसे विदा लेता हूं। नए वीडियो लेक्चर के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।